गुड आफ्टरनून लाइव क्लास। चलिए, कल थोड़ा बेसिक बता दिए थे क्या? आज कोई नया आए हैं? पहला क्लास किसी का? आवाज आ रहा है जी? लाइव क्लास बताओ। चलिए, जो नए आए हैं थोड़ा सा 5 मिनट समझेंगे आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन वाला पार्ट, है ना, या सामान्य जानकारी जो आपका है सिलेबस में, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में मैं सब्जेक्ट बता दिया था क्या क्या शामिल होते हैं करके। सबसे पहला होगा आपका भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास पहला होगा, ध्यान रखेंगे आप। और दूसरा होगा आपका भारत की राज व्यवस्था, जिसको आप बोलते हो पॉलिटी। भारत की राज व्यवस्था, ये ध्यान रखेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। लेकिन इसमें ऐड एक चीज़ और है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल शामिल होगा इसमें। और चौथा नंबर होता है आपका भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। ये 4 सब्जेक्ट को मिलाकर क्या बोला जाता है? जीएस बोलते हैं, सामान्य अध्ययन। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए है ना। चाहे आप वर्ग 2 में मैथमेटिक्स वाले हो, चाहे आप एसएसटी वाले हो। और एक होता है कौन सा आपका वर्ग 3, दोनों के लिए होगा, ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि पिछले बार का अगर सिलेबस की बात करूँ, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ, देखिए आज, है ना। पहले जो होता था वर्ग 2 में कॉमन था, ध्यान रखेंगे, और वर्ग 3 में भी कॉमन था। ये होता था एक ना यूनिट होता था जिसका नाम होता था सामाजिक अध्ययन करके, और एक होता था वर्ग 3 में सामान्य जानकारी। पिछले बार का बताओ ना, 150 वाले में जो बताया था आपको। और सामान्य जानकारी कितने नंबर का होता था टोटल? 10। 150 में ना, पिछले बार का बता रहा हूँ, 150 में। और एक होता था आपका पर्यावरण अध्ययन, ये होता था 20 नंबर का। पिछले बार का थोड़ा देखे होंगे आप लोग कोई, तो ये था पिछले बार का ना। अभी थोड़ा सा चेंजेस होगा वर्ग 2 वर्ग 3 में दोनों। यहाँ पे पर्यावरण के अध्ययन के बदले था यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, यहाँ पे था। और ये कितना था? 20। एक और था नीचे में अलग से, सामान्य जानकारी करके, वर्ग 2 का ही बता रहा हूँ, चाहे मैथ्स हो चाहे एसएसटी। यहाँ पे था 10। तो टोटल कितने नंबर का था वो वहाँ पे ना? पिछले बार में 150 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये पिछले बार का है। 150 में 30 नंबर आता था टोटल सामान्य अध्ययन से। लेकिन वर्ग 3 में केवल कितने नंबर का था वो? 10। ऐसा पिछले बार का है। अभी बोला जा रहा है कि ये 100 जो क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा। अब ये लगाया जा रहा है अनुमान, जो एसएसटी वाले हैं उनमें जो प्रश्न आएंगे वो टोटल कितने होंगे? 50। ऐसा बोला जा रहा है, किसी को पता नहीं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। वो 2 महीने पहले ही आ सकता है। और वर्ग 2 में जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए बोला जा रहा है एसएसटी का कितना होगा टोटल? 15। ऐसा बोला गया है, अनुमानित बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बात करें वर्ग 3 वालों के लिए, तो इसमें भी कितना बोला गया है आपके लिए? 15। सिलेबस सेम रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। बस नंबर का थोड़ा सा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो जाएगा। हाँ, फायदा किनको ज्यादा होने वाला है इसमें से, तब ये एसएसटी वालों, पढ़ना वही है, इतिहास वही होगा। सिंधु घाटी में दोनों में वही पढ़ाऊंगा, और आपका वर्ग 3 में भी वही पढ़ाऊंगा मैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्वेश्चन का डिफरेंस क्या होगा? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कल दिखाया था, किसी को ध्यान होगा तो, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऐसा पूछा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर था यजुर्वेद। मैं इसी को चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर था ऋग्वेद, और ऑप्शन नंबर सी था आपका सामवेद, और सबसे नवीनतम वेद आप पढ़ते कौन सा? अथर्ववेद। तो आप इसमें टिक लगा किसको आए होंगे पिछले बार? ऑप्शन नंबर बी। ये पिछले बार का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वर्ग 3 वर्ग 2 मान ले जाए। अब क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, देखिए कैसे चेंज होता है यहाँ पे, है ना। मैं पढ़ाऊंगा बाद में। और ऋग्वेद के विषय में विचार करें, ये देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब पहला कथन क्या देगा? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, पहला ऑप्शन, सबसे प्राचीन वेद है।
पहला ऑप्शन। दूसरा, इसमें यज्ञ विधान का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन, यज्ञ विधान का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, इसमें कुल 10 मंडल है। तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं, इसका तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। गायत्री मंत्र है, ऐसा लिख दिया हूं। 4 ऑप्शन लिखा गया है। अब क्वेश्चन को समझना, नीचे देगा या तो ऊपर देगा, यहाँ पे विचार करे बोलेगा और सत्य कथन को बताइए। सत्य कथन बताइए। ऑप्शन नंबर देगा ए, जैसे कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा इसमें? सी आएगा, क्योंकि ऋग्वेद का विषय वस्तु यज्ञ विधान है क्या? मंत्र और सुक्ति परंपरा है। तो पैटर्न समझ में आया कैसे चेंज हो गया? मैं क्वेश्चन दिखाया था, याद है वाला कल? डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तब। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऋग्वेद के विषय में विचार करना है। अब विचार क्या करना था? सत्य कथन। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सही लगाए। इसमें यज्ञ विधान का उल्लेख है क्या? क्योंकि यजुर्वेद में है वो। इसमें मंडल की संख्या कितनी होती है? इसका तीसरा मंडल में किसी जानकारी है? तो 1, 3 और कौन सा ये? अब ऑप्शन चेंज करो, देखो सेम क्वेश्चन है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं बस। अब बोला हूं इसमें असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? अभी आंसर क्या आएगा? सी आएगा। तो देखो उसी क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया। अब पूछा क्या है? असत्य। लेकिन आप लोग का सामान्य तौर पे आदत क्या होता है? पहला ही पढ़ते हुए सत्य मार देते हो आप। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है पूरा, तब जाग बनाना है। तो ये थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। असत्य कथन, चाहे आप वर्ग 3 वाले हो तब भी वही आएगा, चाहे वर्ग 2 वाले हो, चाहे आप SST वाले हो। तो मुझे पढ़ाना तो पूरा डिटेल में ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब एक साथ पढ़ना है। जैसे मैथ्स वाले हो तो मन में नहीं लाना है सर मैं मैथ्स वाला हूँ तो कम आएगा तो मुझे 1 लाइनर पढ़ा दो, ऐसा नहीं करूंगा मैं। 1 लाइनर पढ़ा भी दूंगा और आ गया इतना डिटेल तो आप ही बोलोगे। 15 नंबर बहुत होता है, ध्यान रखेंगे आप। चाहे मैं SST में पॉलिटी की बात करूँ, इकोनॉमी, चाहे आपका ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ोगे सब इसी पैटर्न में होगा। जो भी टीचर आएगा आपको क्वेश्चन देगा ही देगा, ध्यान रखेंगे आप। तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, दोनों को एक साथ, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मैथ्स वाले के लिए मैं कल बताया था, जो नए आए उनके लिए। और हमारे यहाँ मैथमेटिक्स और आपका एक हिंदी, ये 3 दिन क्लासेस चलेगी ना, गुरुवार को, शुक्रवार को, और एक कब चलेगा ये? शनिवार। 3 दिन चलेगा ये। वही बात करें वर्ग 3 वाले के लिए, EVS की क्लास कब चलती है? तो EVS तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन ये क्लासेस बीच में चलेगा वो भी। और या तो संडे को चलता है ये, 4 घंटे का या 3 घंटे का रहेगा, या तो अगर सर अगर डेली आते हैं तो आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मिलेगा। और जैसे ही EVS क्लास होगा वैसे आपको अलग कर दिया जाएगा। अलग होंगे ना, मतलब अब वर्ग 2 वाले क्या करोगे? EVS को पढ़ के अलग करना पड़ेगा ना आपको। EVS में बस अलग होना है, ध्यान रखेंगे आप। मैथमेटिक्स में एक साथ पढ़ाएंगे सर, हिंदी भी एक साथ होगा, DP भी एक साथ हो रहा है आप लोगों का, इंग्लिश भी क्या हो रहा है आपका एक साथ। और मैं जो चालू कर रहा हूँ वो कौन सा पार्ट है आपका? ये GS आएगा ना जी, उसमें भी आएगा ना। वो 10 नंबर का अलग से है वो। नहीं, उसके अलग टीचर आएंगे ना, आएगा वो अलग रहेगा। हाँ रहेगा ना, उसमें 5 नंबर रहेगा, 10 नहीं रहेगा। 100 में आएंगे तो। हाँ मैं इंडियन GS में पहले पढ़ा रहा हूँ, कौन सा? इतिहास। कोई और दूसरे सब्जेक्ट वाले अलग अलग टीचर आएंगे ना सबके लिए जी, सबके लिए अलग अलग रहेंगे। अरे जब एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे तब तो अच्छा होगा। अब मैं ही सबको पढ़ा दिया, मान लो समझ नहीं आया तो क्या मतलब फिर, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ सबके लिए अलग टीचर होंगे आपके लिए, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कौन सा होगा आपका? इंडियन हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करें लाइव क्लास। चलिए मैं कल थोड़ा सा पढ़ाया था, आज और बता रहा हूँ, सुनेंगे, है ना, सबके लिए है। इतिहास कितने शब्द मिलकर बना था ये? 3 शब्द। 3 शब्द संस्कृत भाषा के हैं, इति धन, ह धन, आस। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा हुआ हो। अब कब हुआ हो ऐसा? 100 साल, जिसको क्या बोलते हैं? अतीत। तो
अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है हमारे लिए? इतिहास। ये ध्यान रखेंगे। अब अतीत मतलब बीता हुआ कल, लेकिन हम कल को अतीत बोल सकते हैं क्या? कितने साल पहले होना चाहिए? 100 वर्ष पूर्व घटित घटना को क्या बोला जाता है? अतीत बोला जाता है। ये लिख लिए थे सब लोग। अब ये घटना घटी का कैसे पता चलेगा आपको? तो कितने माध्यम होते हैं इतिहास जानने के? दो ही माध्यम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साहित्यिक, लिटरेचर्स, साहित्यिक, और दूसरा कौन सा होता है आपके लिए? पुरातात्विक। देखिए 5 मिनट फिर मैं समय दे देता हूँ आपको। और अब साहित्यिक के अंतर्गत कौन आएंगे? ग्रंथ, किताब, बुक, ये सब आते हैं ना। जैसे कि सबसे पहला पढ़े थे वेद, वेद की संख्या, तो चारों वेद का विषय वस्तु अलग अलग था, है ना, सभी का अलग अलग था। वेद के बाद क्या पढ़े थे? उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108। एक पढ़ते कौन सा? पुराण, पुराण की संख्या 18। वेद, उपनिषद, पुराण। एक कौन सा था? महा रामायण। और एक, तो ये क्या है? ग्रंथ है ना सब। क्या पता चले इसके बारे में? कि चारों वेद में विषय वस्तु अलग अलग था। मंत्र अगर सुक्ति पढ़ना है तब ऋग्वेद, यज्ञ विधान पढ़ना है तब यजुर्वेद, और संगीत गान पढ़ना है तब वैसी उपनिषद है। पुराण कितने? 18। महाकाव्य रामायण, और एक ये धार्मिक ग्रंथ है ना। राजनीतिक में याद कीजिए अर्थशास्त्र, कौन लिखे थे इनको? चाणक्य। एक बताया था महाभाष्य, पतंजलि, याद आया पतंजलि। मेघदूतम, कालिदास। हर्षचरित, बाणभट्ट। हर्षचरित का नाम किन कौन लिखे थे? बाणभट्ट। और एक बताया था पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, ये लिखे थे पूरा वहां पे। दूसरे ग्रंथ की बात करें जो विदेशी लोग आके लिखे भारत में, इंडिका, मेगास्थनीज, याद होगा। फुओकी, इसको कौन लिखे? फायान। और एक कौन सा था? सीयूकी, इसको कौन लिखे? ये बताया था ना। और एक कौन था? रेहला इब्न ब। 3 टाइप बताया, देखिए आप इधर देखें ना। ये जो ग्रीन कलर में लिखे ना, हरे रंग में, ये कैसा ग्रंथ है? धार्मिक। और एक ऐसा है राजनीतिक, और एक ऐसा है विदेशी। पूरा क्या है? ग्रंथ है। कोई ना कोई राजा के बारे में जानकारी है। ये कौन सा वंश? मौर्य, सुंग वंश। ये कौन सा? गुप्त वंश, वर्धन वंश। और ये कौन सा? चौहान वंश। कोई इतिहास बता दे वहां पे वो। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ऐसे सोर्स जो हमको कैसा मिलता है? भौतिक रूप में, फिजिकल है ना, ध्यान रखना, भौतिक अवशेष है। जैसे कि पाषाण काल में प्रयोग किया गया है क्या? पत्थर के औजार, निवास के लिए गुफाएं, ये बताए थे। नगर में क्या मिलेगा? पक्का ईंट मिलेगा, बर्तन मिलेगा वहां पे, मूर्ति मिलेगा, स्नानागार मिला था, ये मेन। साथ साथ जब राजा आता है तो अपने समय क्या लिखवाता है? अभिलेख। तो अभिलेख कहाँ लिखवाया? पत्थर में, तो क्या बोले उसको? शिलालेख। और स्तंभ पे लिखवाए तो स्तंभ लेख, पिलर पे लिखवाए तो स्तंभ लेख, और गुफा पे लिखवाए तो, और बड़े से पत्थर पे लिखवा दिए तो शिलालेख। ये आप आज भी जाके देख सकते हो। कल मैं फोटो भी दिखाया था, याद होगा इसका। राजा जब आता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या जारी करता है? मुद्रा, कॉइन्स। क्या जारी करता है? मुद्रा या सिक्का। ऐसा पढ़े थे ना हम लोग। तो दोनों में डिफरेंस कर पाओगे अब? कल ये लास्ट क्लास है ना। जो आ जाए उनके लिए बता देते हैं, एक बार सुनेंगे आप लोग। सब वीडियो में डला हुआ है, मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे इतिहास का अर्थ होता है अतीत की घटनाओं का क्या करना है। अब अतीत मतलब क्या? उससे पहले जितना घटा होगा। अब वो घटा है करके कैसे पता चलेगा आपको? दो ही माध्यम है, एक साहित्यिक होगा और एक कौन सा? साहित्यिक मतलब जितने किताब और ग्रंथ है वो, और पुरातात्विक मतलब क्या होता है? भौतिक अवशेष। जैसे आप और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है आपके पास? किसको बताओगे कि हम इस रूम में पढ़ें करके? ये जो लिख रहे हो क्या है आपका? साहित्यिक सोर्स है। और यहाँ जो भी भौतिक अवशेष है, बोर्ड, पंखा जो आप बैठे हुए हैं, वो कौन है? पुरातात्विक अवशेष। आए ना समझ में वहां पे वो? ये ऐसा सोर्स होता है। आगे बढ़े कल। चलो हेडिंग डालो भारतीय इतिहास करके, फिर से डालो।
ये परिभाषा था और कुछ नहीं, इसमें ध्यान रखना है आपको, है ना। लाइव क्लास समझ में आया? हेमलता, दीपक, मंजू? चलिए थोड़ा सा समझेंगे इतिहास को। कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं लिखवा दिया था कल, ठीक है। चलिए, इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाएगा। पहले सुनिएगा, आराम से लिखने का समय दूंगा पूरा मैं। एक इतिहास होता है जिसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखेंगे आप। प्राग ऐतिहासिक काल पहला। एक समय होता है जिसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है इसी को, आद्य ऐतिहासिक ये। और एक होता है हिस्टोरिकल जिसको बोलते हैं क्या, ऐतिहासिक। कितने भागों में बांटेंगे तब? 3। चलिए डेफिनेशन सुनेंगे ध्यान से। प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ पूरा यहाँ पे, है ना। इतिहास का वह समय, इतिहास का वह समय जिसका हमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, किंतु यहाँ लिख रहा हूं, किंतु लिखित साक्ष्य की जानकारी नहीं होता है, लिखित साक्ष्य की जानकारी नहीं होता। तो ऐसा इतिहास को क्या बोला जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। देखो एक बात और सुनना, इतिहास का मतलब क्या है, समझ में आ गया? इतिहास मतलब क्या लिखा है? अतीत की, ये लिखा है ना, इतिहास का वह समय मतलब घटना घट चुकी है, उसके बारे में केवल क्या जानकारी मिल रहा है आपको? क्या लिखित साक्ष्य मिल पाएगा क्या? तो ऐसा इतिहास क्या कहलाएगा? अब ऐसा कौन सा समय भारत में, तो आप पढ़ेंगे कौन सा, स्टोन एज, पाषाण काल। इसका केवल क्या मिलेगा आपको? गुफा, पत्थर के औजार। कहीं लिखा हुआ है क्या इन लोग ऐसा कुछ करते थे करके? कहीं नहीं लिखा, ध्यान रखेंगे आप। ये कौन सा सोर्स हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा पढ़ोगे कौन सा, ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक, यही क्या कहलाता है, चाल्कोलिथिक। तांबे का प्रयोग किए ना इन लोग यहाँ पे, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा? दोनों का केवल क्या मिलेगा? इसकी लिखित जानकारी। हाँ, अब इधर देखो, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? इतिहास का वह समय जिसका हमें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा तात्विक साक्ष्य मिलेगा, पूरा तात्विक मिलेगा, और उसका लिखित भी मिलेगा, ध्यान रखना, लिखित साक्ष्य भी मिलेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं गया। तो ऐसा कौन सा समय हमारे यहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग लिखना जानते थे, लेकिन जो लिखे उसको पढ़ पाए हैं क्या हम लोग? जैसे कि मैं एक ठो लिख के दिखा दूं आप लोग को। चलो, ये 4 चीज लिखा हूं मैं, कुछ तो लिखा है ना ये, क्या पढ़ पाओगे इसको? जिसको आप डिकोड नहीं कर पाए वो सभ्यता क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन यही बनना चालू होगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आया समझ में ये? वही बात करें ऐतिहासिक में, तो इतिहास का वह समय जिसका आपको क्या मिलेगा? पूरा तत्व मिलेगा, और जिसका आपको क्या मिलेगा? लिखित भी मिलेगा, और जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। आप कहाँ से पढ़ लिए हैं? तो वेद को पढ़े हैं कि नहीं बताइए आप लोग? संस्कृत भाषा पढ़ ली ना अपन, तो वैदिक सभ्यता से कहाँ तक पढ़ना है आपको? वर्तमान तक। तो ऐसा काल क्या कहलाता है आपके लिए? तो डिफरेंस समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो वो भी नहीं आएगा भाई, है ना। यही 2 चीज है वहां पे लिखा हूँ, जो वहां पे वो साहित्यिक और कौन सा ये। तो यहाँ पे आपको पूरा तात्विक में क्या मिलेगा? सिंधु घाटी का स्नानागार, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति मिलेगा, मुहर में लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन लिखा हुआ को हम पढ़ पाए क्या? तो ऐसा सभ्यता क्या कहलाई? और जिसको मिला भी है पूरा तत्व, लिखित भी मिला है और पढ़ भी लिया, कौन सा सभ्यता है वो? ऐतिहासिक। और कौन सा सभ्यता से पढ़ना चालू किए हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ में ये रायपुर में रतनपुर महामाया मंदिर गए हो? कोई गए हो ना, कोई ना कोई? इस महामाया मंदिर के दीवार पे कोई भी जाके देखना, अगर इस बार नहीं देखे होंगे तो यहाँ वॉल पे ना एक शिलालेख लिखा हुआ है, अगर कोई गौर किया होगा तब।
अगर दर्शन करके आगे वो अलग बात है। दोनों साइड में लिखा हुआ है, शिलालेख बोलते उसी को। पत्थर पे लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है? और राजा कौन थे उस समय? रत्नदेव प्रथम, ये थे ना रत्नदेव। कौन से वंश? और बकायदा उसका डेट लिखा है, संवत भी लिखा है, पता है आप लोगों को उसमें? तो देखो आप पढ़ लिए उसको। लैंग्वेज कौन सा है पता है वहां का? संस्कृत, संस्कृत भाषा है। और लिपि कौन सा होता है? ब्राह्मी। तो ये इतिहास कौन सा होगा? रतनपुर वाला। इन तीनों में से कौन सा आएगा बताओ? ऐतिहासिक है। आया समझ में ये? तो ऐसा करके इतिहास को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग। एक प्राग ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक, और एक कौन सा? चलो लिखो आप वहीं पे उसको, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। हाँ जी। प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल है भाई। ये प्री हिस्ट्री है ये वाला। और ये प्रोटो हिस्ट्री है। और ये आपका हिस्ट्री है मेन, हिस्टोरिकल बोलते हैं इसी को। यहीं से क्वेश्चन बनना चालू होगा, पहले बता दिया हूँ, एकदम बेसिक से आएगा। क्योंकि आपके में एसएसटी का पेडागोजी भी तो है ना, उसमें पूछा जाता है ये सब तो। मंजू ये रायपुर का बेस नहीं है, बिलासपुर है। रायपुर वाला सुबह। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दोनों का केवल क्या मिलेगा? पुरातात्विक, लिखित नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे आप। सिंधु घाटी का दोनों मिलेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, ये ध्यान रखना है। मैं दिखाऊंगा कैसे दिखता है लिखा हुआ, बताएंगे आपको। हुआ क्या? पीछे हुआ जी आप लोग का? बढ़े आगे। चलिए, आपके सिलेबस के अनुसार पहला पॉइंट क्या था, याद है सबको? सिलेबस का पहला, सिंधु घाटी सभ्यता, साथ में क्या था? वैदिक। क्या पाषाण काल दिया था क्या उसमें? नहीं दिया था ना, सिलेबस में नहीं था, ध्यान रखना। लेकिन सिंधु घाटी कैसा सभ्यता है? एक नगर है ना ये, तो नगर से पहले क्या बसाना पड़ेगा आपको? गांव। हेड इन आलो पाषाण काल, हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं ना, हेड इन डालेंगे। क्या आएगा पाषाण काल से मैं बताऊंगा, उसी को बस पढ़ना, पूरा पढ़ के नहीं जाना। पाषाण काल, क्योंकि पूरा तात्विक साक्ष्य तो है। स्टोन एज लिखेंगे वहीं पे, पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ना। एक होता है मुख्य रूप से आपका कौन सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक होता है दूसरा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और एक होता है कौन सा? नव पाषाण काल। ऐसा नाम सुने आप लोग?
चलिए इधर देखो, पहले पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक बोला जाता है, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक। तीनों में डिफरेंस क्या है ये सुनेंगे पहले ध्यान से, है ना, फिर मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा पूरा। अभी तीनों का डिफरेंस या विकास क्रम समझना है, 5 मिनट दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो इधर पूरा पाषाण काल में जो लोगन होते थे वो कहलाते थे क्या, आदि मानव। इनको क्या बोला जाता था, आदि मानव। इन लोगों का केवल एक ही काम होता था, शिकार, हंटिंग करना। और शिकार करने के लिए किसका यूज करते थे, वो भी किसका बना था, पत्थर का औजार, ये याद करना है। और निवास के लिए कहाँ रहते थे इन लोग, गुफाओं में। कहाँ निवास करते थे इन लोग, गुफाओं में, ध्यान रखेंगे आप, मतलब जंगल में। अभी समझो ये लोग जंगल में ना, अभी ये जो पूरा पाषाण काल जैसी एंडिंग होता है वैसी एक समय आता है जिसको क्या बोला जाता है, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड लिखा रहा हूँ, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व, बीसी ना, बिफोर क्राइस्ट, ध्यान रखेंगे आप। अब इस 10,000 ईसा पूर्व में पूरे विश्व में क्या हुआ था, पृथ्वी में हिम युग की समाप्ति, हिम युग की समाप्ति, आइस एज। आप लोग ऐसा कभी सुने हो बचपन में कि पहले पूरा पृथ्वी में बर्फबारी होता था, हमेशा पूरा बर्फ से ढका रहता था, सुने हो ऐसा कुछ बचपन वगैरह में, स्कूल लाइफ में पढ़े भी तो होंगे आप लोग। पूरा पृथ्वी में क्या होता था पहले, बर्फबारी। तो वहाँ के जीव जंतु लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए कहाँ निवास करेंगे, गुफाओं में। यही होगा ना मेरे वहां पे, हो या तो भूमि के नीचे गड्ढा करके रहते हैं, क्योंकि हीट होता है कहाँ पे, भूमि के नीचे। अब ये बर्फबारी एंडिंग कब हो रहा है, तो यहाँ के लोग गुफा से बाहर आएंगे ना, और गुफा से बाहर आएंगे तो उनकी पूरा जीवन शैली बदल जाएगी कि नहीं। आपका पूरा जीवन शैली डिपेंडेंसी किनके ऊपर है, आप लोग बताओ, जलवायु। आप लोग पूरा किसके ऊपर डिपेंड हो, जलवायु। मतलब देखो यहाँ पे ये हमारा भारत देश है, और भारत देश का नॉर्दर्न साइड को आप पढ़ोगे हिमालय पर्वत, पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी में सर, ये कौन सा पर्वत है, ये हिमालय। आप लोग एक जगह सुने होंगे यहाँ पे, थार डिजर्ट, मरुस्थल सुने हो आप लोग, थार का मरुस्थल। एक जगह आप लोग यहाँ सुने होंगे जिसका नाम है मेघालय, मासीराम चेरापूंजी, ऐसा नाम तो सुने होंगे सब। और इसको बोलते हैं क्या, प्रायद्वीप पठार, ये है ना प्रायद्वीप पठार। अब देखो भारत की जलवायु क्या एक समान है क्या, आप बताइए, बिल्कुल नहीं है ना। देखो एक देश की बात चल रही ना, मैं तो पूरा वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ आपको। एक देश में देखो इस थार के मरुस्थल में एकदम ज्यादा क्या होता है, गर्म। हिमालय पर्वत में एकदम ज्यादा क्या होती है, ठंडी। अब आप बताइए, हिमालय के व्यक्ति को परमानेंट थार के मरुस्थल में शिफ्ट करूंगा तो रह पाएगा क्या वो, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ के गाय को, छत्तीसगढ़ के गाय पशु को मैं ले जाकर हिमालय में छोड़ दूं, रह पाएंगे वो, गाय तो क्या हम ही लोग नहीं रह पाएंगे वहां, नहीं रह पाएंगे ना। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, आपका पूरा जीवन शैली किसके ऊपर डिपेंड है, जलवायु के ऊपर। आया समझ में ये, यही वहां पे मैं लागू कर रहा हूं। देखो यहाँ पे किसकी समाप्ति हुई है, लोग गुफा से कहाँ आ रहे हैं, तो पूरा जीवन शैली क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। पहला काम क्या किए, पशुओं को पालना, तो पशु पालन किए। और पहला पालतू पशु मानव क्या था, कुत्ता। अब इसी को क्यों रखे होंगे बताओ, पहला शिकार, और वफादारी, बढ़िया, और प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे ये जो पशु है कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, पहला। और दूसरा, जब वो गुफा से बाहर आ रहे हैं तो इस लोगों को, यहाँ जो भी लोग होंगे उनको दूसरे जानवर से भी तो खतरा है, तो दूसरे जानवर को देख करके हमेशा पूरा सतर्क रखने वाला कौन होता है, तो दूसरा कौन सा, सुरक्षा। और तीसरा चीज क्या यूज करेंगे इसको, पहले आदि मानव खुद शिकार करने जाता था, किसके द्वारा, अब शिकार करने के लिए किसका यूज करे, वो कुत्ते का यूज करे। देखो आज भी देखना, साउथ में अफ्रीका वाले में हेडजाबे जनजाति है, आप लोग रील वगैरह देखते होंगे मेरे ख्याल से, तो उसमें कुत्ते के लेके जाते हैं और कुत्ता पकड़ के उसको लेके आता है, खाता नहीं है, ध्यान रखना, वही वफादारी उनके, वो खुद नहीं खाता है। जैसे छत्तीसगढ़ी में आप लोग जानते हो बनबिलवा, सुनिए बनबिलवा, बनबिलवा गाँव एरिया में रखे होते हैं। इन लोग किसको पकड़ने जाते हैं पता है आप लोग को, चूहा, बड़ा चूहा ना, और एक भठेला, सुने ऐसा कुछ नाम, खरगोश जानते हो, खरगोश को क्या बोलते हैं,
भठेला बोला जाता है। भाटा में रहने वाला क्या कहलाता है? भठेला। और ये चूहा होता है, अभी कौन सा चूहा है? गांव में खरही होता है। खरही सुने हो जी? धान को जब मींज लेते हैं तो पूरा जो पैदावार होता है ना, उसको रखा जाता है, और उसी के नीचे में कौन होता है? ये उसी को पकड़ते हैं। और ये बनबिलवा भी खाता नहीं है, उसको पकड़ करके जहां इसका स्थान होता है ना मालिक के घर, वहां लेके आता है। ध्यान रखना आप, आज भी है जनजाति समाज में रखते हैं, ध्यान रखना आप भी कोई गाँव वास होंगे तो ये सब जानते ही होंगे, सुने ऐसा कुछ नाम? गांव वाले ना, रायपुर शहर बिलासपुर वाले नहीं जानेंगे, ठीक है? ये है, अभी भी है। उसी प्रकार उस समय मानव ने सबसे पहला चॉइस कौन से पशु को रखा? आया समझ में? ये किस लिए रखा? दूसरा और तीसरा क्या? तो देखो थोड़ा बुद्धि लगाया ना वहां पे वो। दूसरा चीज है, कुत्ते के साथ साथ उन्होंने अन्य पशु को भी पाला, अन्य पशु को भी पाले। अब अन्य पशु के लिए क्या चाहिए? चारा। इनके लिए क्या चाहिए? और बाकी चीज जो खाएगा उसको किसको दे देगा? वो हड्डी वड्डी देगा ना उसको। लेकिन अन्य पशु के लिए क्या चाहिए? चारा। कहाँ मिलता है? नदी किनारे। कहाँ मिलता है? क्योंकि गीली मिट्टी होती है ना वहां पे। अब भेड़ है, बकरी है, उसको क्या खिलाएंगे जी? घास खिलाएंगे ना। तो कहाँ जाएगा वो? नदी किनारे गए तो क्या मिला? देखो वहां पे वो नदी किनारे जब जा रहे हैं तो उसको इस नदी में मिल रहा है जलचर। अब वो जलचर में क्या क्या है जिसको खाना चालू कर दिया? वो मछली सबसे पहला, और कछुआ खाएगा ना कछुआ को, और किसको खाएगा? केकड़ा। तो मानव जो है बड़े पशु को छोड़कर किसको खाना चालू कर दिया? छोटे पशु खाना। ये विकास है देखो मानव का। पहले बड़े पशु खाए थे, पहले किसमें मारे थे उनको? पत्थर से, पत्थर से मारे थे ना। अब जलचर को किससे मारेंगे? आप पढ़ेंगे कि आज भी मछलियों का शिकार किससे किया जाता है? तीर कमान से। सुने ऐसा? गरियाबंद देखे हो? कमार जनजाति ट्राइब से वहां का, आज भी मछली मारने के लिए वो तीर कमान को पकड़ता है और सीधा मारता है वहां पे वो। या पुराना कई मूवी देखे होंगे आप लोग, छत्तीसगढ़िया मूवी देखे होंगे, तीर कमान शिकार किया जाता है। पानी में चलने के लिए क्या चाहिए? नाव। तो मानव क्या बना रहे हैं? लकड़ी का नाव बना रहे हैं। अब देखो इनका दिमाग, पहले तो गुफा से बाहर आया तो अपने पास किसको रखे? दूसरा। उनके अलावा इसके लिए चारक तलाश में कहाँ गए? अब नदी में गए तो किसको खाना चालू कर दिए? और जिसको जलचर को मारने के लिए क्या बनाया? और लकड़ी का नाव। अब क्या हर नदी में पानी और मछली होता है क्या? हमेशा पानी नहीं होगा ना। एक नदी छोड़ के दूसरे नदी किनारे गए और वहीं पे अपना घर बनाए, तो मानव क्या सीख गया? यहीं पे घर बनाना। तो क्या सीख रहा है? अस्थायी निवासी। पहले कहाँ रहता था वो? पहले केवल कहाँ रहता था, अब कहाँ रहना चालू कर दिया? अभी घर बनाया है, गांव नहीं बसा है, एक घर बनाया है, सिंपल, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? और ये जो घर बनाया है मतलब पूरा बुद्धि लगाया, देखो तभी तो यहाँ पे हिमयुग के बाद आदि मानव क्या कहलाया? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस का हिंदी अर्थ होता क्या है? आप लोग कौन हो? बुद्धिमान हो कि नहीं हो? तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहलाता है? होमो सैपियंस। क्या बुद्धि लगाया? देखो ना आप, खुद शिकार न करे किसको रखा है? और पाल भी रहे उसी को, मतलब अन्य जानवर को ना। आप शिकार करने नहीं जाना है, आप पाल रहे हैं, बड़े हुआ आप खा दो सीधा। अब पकड़ने कौन जाएगा? पशुपालन मतलब क्या होता है जी? पाले पोसे बड़े हुआ, उन्हीं को क्या किया उन्होंने? खा दी। पहले इसमें क्या होता था? दर दर भटकना पड़ता था, हर दिन हर जगह शिकार नहीं मिलने वाला, तो क्या किया? उसी को पाला। देखो अब उसके लिए क्या चाहिए? चारा के लिए कहाँ गया? नदी किनारे। किसको खाया? देखो पशुओं को पाला, जलचर को खाया, मारने के लिए क्या बनाया? चलने के लिए क्या, और रहने के लिए क्या बनाया? तो बुद्धि लगाया कि नहीं लगाया? तो इसी को क्या बोले हमने? तो होमो सेपियंस कब से कहला रहे हम लोग? मध्यवसान काल। पहले क्या कहलाते थे आप? बोलते थे ना हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव बोलते हैं ना आप लोग कहीं ना कहीं। तो ये आदि मानव कब के समय की बात है? और हम लोग होमो सेपियंस मतलब, आप लोग ना ये शब्द सुनते हो बायो वाले खास तौर पे, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऐसा नाम पढ़ेंगे। इसके बाद कौन आया था? आप पढ़ते हो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। एक पढ़ते हो आप क्या? होमो हॉबिलस, होमो हॉबिलस। और एक नाम पढ़ते हो क्या? होमो सैपियंस। तो मानव का विकास क्रम है ये बायो वाले। ये ज्योग्राफी में भी ऐसा नहीं है, ये किस आधार पे पता है?
ये जब ना चारों मतलब दो पैर दो हाथ में चलता था वो समय, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा, वो कौन सा है? होमो इरेक्टस। और थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी आया और ये मस्तिष्क ऐसा निकला। आप देखे होंगे ऐसा पहले होता था, ये वाला टुड्डी वाला हिस्सा ऐसा होता था ना, वही कौन है आपका? होमो हबिलिस, जिसको निएंडरथल बोलते हो आप। ऐसा सुने हो कभी भी कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ? नहीं सुने हो आप लोग? ये आता है जी। होमो हॉबिलस वही है जिसका शरीर ऐसा हो के, ऐसा था ना ये वाला हिस्सा, पहले के लोग वैसे होते थे, ध्यान नहीं होंगे। और अभी कौन सा हो आप? अब होमोसेपियन से आपका हाथ गोड़ सीधा हो गया कि नहीं हो गया? स्मार्ट हो गया ना आप लोग सब। पहले कैसे दिखते थे? थोड़ा बनमानुष जैसे दिखते थे ना हम लोग। अरे आपके पूर्वज कौन थे? आदि मानव थे ना। दिखते कैसे थे उन लोग? आदि मानव मतलब समझ रहे ना, आदिम काल से जो मानव जैसे दिखते हैं वहीं पे तो है, वहां पे वो। तो अब स्मार्टनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किस आधार पे हो रहा है वो? समय के साथ होते जा रहा है। और वो समय कौन सा था? मध्य। दोनों आया समझ में? विकास समझ में आया ना? अब देखो मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या था पता है? चारा। यहाँ था ना, दर दर भटक रहे थे। अब चारे की समस्या का निदान क्या होगा पता है? कृषि। चारे की तलाश की खत्म कर दिया। अब मानव स्वयं क्या चालू कर दिया? कृषि करना, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मानव ने सबसे पहला जो फसल उगाया था वो था जौ। ये याद करना है, पहला फसल कौन सा होगा? फिर कौन सा उगाया? और उसके बाद में चावल, फिर दलहन तिलहन सब उगाएंगे। आप लोग सब खेती किसानी घर से हो, बताइए आप लोग इसको उगाने में 1-2 महीना लगता है कि ज्यादा लगता है? ज्यादा समय लगता है ना। जब फसल का प्रोडक्शन आप लगा रहे हो नदी किनारे, तो इसको देख रेख करने के लिए रुकना पड़ेगा कि नहीं? तो आप क्या बन रहे हो? ध्यान रखना, उधर अस्थायी था ना, यहाँ क्या बन रहे हो? अब एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का समूह जब रुक जाता है तो परिवार बढ़ता है। अब परिवार बढ़ा मतलब स्थायी निवासी क्या कहलाया? गांव। तो आप किसको विकसित कर रहे हो? तो फाइनली नवपाषाण काल में क्या बन गया? गांव बन गया। क्या बना? एग्रीकल्चर कब सीख रहे हैं हम लोग? स्थायी रूप से कब रुक रहे हैं हम लोग? मेरे ख्याल से अब तीनों में डिफरेंस कर पाओगे आप। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं। देखो पूरा पाषाण काल में क्या क्या बोलते थे? आदि मानव का केवल काम क्या होता था? शिकार किससे करते थे? निवास कहाँ किए? ये पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल आते आते किसकी समाप्ति होती है? तो गुफा से कहाँ आएंगे सब? तो जीवन शैली क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जीवन शैली क्या होगा? परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन। तो पहला क्या काम किए थे? किस उद्देश्य से? शिकार, सुरक्षा, वफादारी। अब गुफा से बाहर आए तो उसको डर है ना कहीं ना कहीं वहां पे, वो इस उद्देश्य से अन्य पशु भी पाले वहां पे। अन्य पशु के लिए क्या चाहिए? चारक तलाश में कहाँ गए? और नदी किनारे किसको खाना चालू कर दिया? मछली, कछुआ, केकड़ा। मारने के लिए क्या बनाए? और नदी में चलने के लिए। और एक नदी को छोड़कर कहाँ गए? दूसरे नदी में। तो क्या बने? अस्थायी मतलब समझ रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके जाते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, ध्यान रखना। और जहां रुके वो समय कौन था? अब रुके क्यों? क्योंकि इन्होंने चालू क्या किया? कृषि में फसल का प्रोडक्शन करने के लिए लंबे समय तक रुकना पड़ता है ना। और लंबे समय तक रुकना पड़ा मतलब क्या बने उन लोग? और स्थायी निवासी क्या बना? ग्रामीण सभ्यता। आया समझ में ये? तो हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? गांव। बन जाएगा ना अब? चलो लिखो अब इसको। ये पैलियोलिथिक है, इसको मेसोलिथिक बोला जाता है, और इसको बोलते हैं नियोलिथिक। ऊपर करना होगा तो बताएंगे ना।
ऊपर कर दो थोड़ा, ये नीचे वाला लिखना है ना, जरूरी है। तीर कमान लकड़ी का नाव जो बनाया था ना, अस्थायी निवासी। लिखिए मध्यप्रस्थान काल पूरा। विशेषताएं ध्यान रखना, मानव कब अपना घर बनाना चालू किया? मध्यप्रस्थान काल में। लेकिन कैसा घर बनाए? अस्थायी, टेम्परेरी ध्यान रखेंगे आप, है ना। लकड़ी का नाव बनाए, तीर कमान बनाए, उसी में ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं संक्रमण काल बोला जाता है, मध्यप्रस्थान काल को। चेंजेस हुआ ना, देखो गांव से इधर आदि मानव के बीच से। उधर करो नवप्रस्थान काल में सबका हुआ मध्यप्रस्थान काल। चलिए लिखो नवप्रस्थान काल को। चारे की तलाश खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने चालू किया क्या? एग्रीकल्चर, कृषि। हुआ जी, उमा भारती जी, उर्वशी कश्यप, अनिल, दीपक। सबसे पहला फसल ध्यान रखना गेहूं है ना, सॉरी जौ, जौ, जौ। उसके बाद कौन आएगा? गेहूं, ये पहला है। फिर चावल, फिर दलहन तिलहन बाद में आता है। हो गया। थोड़ा नामकरण देखते हैं, कैसे नामकरण किया गया है, थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि टीचर बनने वाला तो बता देता हूँ मैं, काम आएगा आगे आपके लिए, ठीक है। चलिए तीनों समझ में आया? पूरा प्रशांत काल, मध्य प्रशांत काल, और ये कौन सा है? नौ। तो आपको सिंपल पूछा जाएगा नौ प्रशांत काल में विशेषता क्या है, बोलेंगे तो क्या बोलोगे? कृषि और स्थायी और ग्रामीण सभ्यता। मध्य प्रशांत काल की विशेषता क्या है? पशु पालन। और दूसरा क्या है यहाँ पे? अब आप बताइए, माना यहाँ पे बड़े बड़े पशुओं को मार के खाता था, यहाँ किसको खाएगा वो? और यहाँ किसको खाएगा वो? अनाज। मतलब सोच रहे हो आप कैसे डेवलप हुआ है? पहले केवल मांस खाते थे यहाँ पे बड़े पशुओं का, फिर क्या खाए? छोटे पशु का। अब यहाँ पे किसको खाएंगे? अनाज। और अभी का मानव जो डेवलप हो चुका है, बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है ना, तो अभी प्रेजेंट में आप लोग देखे होंगे इसी अनाज को क्या कर दिया गया है? पका पुकाया, लाओ और कढ़ाई में डालो, सीधा पक जा रहे हैं। देखो कितना डेवलप हो गया वहां पे वो। मतलब समझ में आया विकास आपको, कैसे हम लोग विकसित होते आ रहे हैं? तो अभी का समाज देखो ना आप, कोई भी चीज पका हुआ आता है, सीधा कढ़ाई में डालो, पानी डालो, उबाल लो, खा लो आप वहां पे वो। देखो कितना डेवलप हो गया वहां पे वो। यही विकास क्या है? मानव का विकास क्रम है। आए ना समझ में ये? चलिए इसका थोड़ा सा नामकरण समझना है आपको। नाम कैसे दिया गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर बनने वाले हो करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। एक का नाम क्या था? पूरा पाषाण काल। सेकेंड वाले का नाम क्या था? मध्य पाषाण काल। और थर्ड वाले का नाम नव पाषाण काल। ऐसा नाम दिए थे ना। और ये बार बार पाषाण शब्द आ रहा है, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, स्टोन होता है ना, ये पत्थर है। तो पत्थर के आकार के आधार पर है ना नामकरण, यहाँ लिख रहा हूं, पत्थर के आकार के आधार पर ऐसा नाम दिया गया है। अब कैसे आकार देखो,
पहले क्या होता था, यहाँ पूरा पाषाण काल में लोगों का काम एक ही था, क्या काम करते थे, और शिकार करने के लिए किसका यूज किए थे, पत्थर, ये क्या बोलेंगे उसको, पाषाण स्टोन है ना वहां पे। शिकार का माध्यम क्या होता था पहले देखेंगे आप, है ना, शुरुआती दौर का बता रहा हूँ। ऐसा वृक्ष पेड़ वेड़ है, मान लो जाए ये पेड़ है एग्जाम्पल के लिए, और पेड़ का पत्ता जब नीचे आता है तो यहीं पे छोटे छोटे पशु उसको खाने के लिए आते हैं यहाँ पे, या छाया है उसके लिए बैठने के लिए आते हैं ना वहां पे वो। तो इन लोग क्या करते थे, आदि मानव लोग बड़े आकार के पत्थर को ले जाकर कहाँ चढ़े रहते थे, ऊपर में, पेड़ में ना। उनको पता है ना पेड़ के नीचे ही कौन आएगा, पशु जानवर आएंगे ना यहाँ पे, और जैसी जानवर आएगा और उसके ऊपर इस पत्थर से क्या किया जाएगा, हिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पत्थर को छोड़े किसके ऊपर, हो गया शिकार। क्या किए थे शुरुआती दौर में, पत्थर को लेके चढ़े कहाँ, पेड़ में, नीचे आया छोड़ दिया वहां पे। ऐसा कई सालों तक चला ना। जब ये पत्थर नीचे गया होगा तो टूटा होगा कि नहीं, कभी तो टूटा होगा। चलो एक बार नहीं टूटा, सेकंड टाइम टूटा होगा वहां पे वो। अब मानव को पता है कि पत्थर हर जगह मिलता भी नहीं है, पत्थर हर जगह मिलता है क्या बताइए आप, नहीं मिलता है। और ऐसा पत्थर जो स्ट्रांग होना चाहिए, कोई पत्थर में फेंक के नहीं मार देंगे वहां पे वो। तो पत्थर को क्या किया, वो उठाया होगा, और जब उठाया होगा तो उस पत्थर में नुकीला क्या होगा, धारदार बना होगा। आप लोग कभी जीवन में बिल्लस खेले हो, खेले हो बिल्लस, पत्थर जब टूटता है तो उसमें धार आ जाती है कि नहीं, तो धार आती है तो दोबारा उठाते हो तो क्या होता है, वो हाथ कटता है कि नहीं वहां पे वो। तो इसको पता चला इस पत्थर से किसको काटा जा सकता है, मांस को। अब मांस को काटा जा सकता है, और इस पत्थर का नुकीला भाग देखिए आप, ये वाला टूटा है मध्य भाग से, मध्य भाग से टूटा, और उसी पत्थर का यूज किया किसके लिए, शिकार के लिए। तो मध्य से टूटा तो क्या बोले, मध्य पाषाण। यहाँ पूरा पत्थर था, कोई आकार नहीं था पत्थर का, ऐसा इस प्रकार से पत्थर था, पूरा पत्थर तो क्या बोले, और मध्य से टूटा तो क्या बोले। अब उस पत्थर के आकार में नवीनता ला रहे हैं, देखो इस पत्थर के आकार में क्या ला रहे हैं, नवीनता, इनोवेशन कर रहे हैं। कैसे लाए, देखो हाथ कटा था तो हाथ से कटने के लिए दिमाग लगाए, एक लकड़ी का बेट लिए, और उस लकड़ी के बेट में उस पत्थर को ऐसा फंसा दिए इस प्रकार से, और पत्थर में क्या किए, इस प्रकार से उसको लगा दिए। अब देखो हाथ कटेगा उसका, यहाँ क्या था, हाथ कटा था, इसमें भी हाथ कटा था। अब वो लकड़ी का बेट है, क्या होगा, वो चिकना होगा। पत्थर का औजार यहाँ पे लगा है, इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं ना सामान्य शब्द में। अब देखो पत्थर को पकड़ना है, मतलब लकड़ी को पकड़े और यहाँ पे औजार लगा, हाथ कटेगा उसका, नहीं कटा। तो पत्थर के आकृति में क्या ला दिया उन्होंने, दूसरा पत्थर कैसे किए पता है, ये पत्थर है उसको ऐसा आकार दिए, और एक साइड पत्थर को क्या किया पता है, ऐसा नुकीला दतीला कार बोलते हैं इसी को। अब इधर को पकड़ेगा और काटना चालू करेगा, हाथ कटेगा उसका, नहीं कटेगा। तीसरा क्या बनाए, देखो तीसरा नंबर में क्या किया उन्होंने, लकड़ी का बेट ऐसा लिया, और उस लकड़ी के बेट में ना पत्थर के छोटे छोटे जो आते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, हंसिया बोलेंगे ना। तो देखो ये आकार का ऐसा बना दिया उन्होंने ऐसा। अब इसको पकड़ के किसी को काट सकते हैं वो, आया समझ में। ऊपर से यहाँ पत्थर का जो साइज है भारी भरकम दिखाई दे रहा होगा आपको, बड़ा है ना। हर जगह उस पत्थर को सीने पे लाद के ले जा सकते हैं क्या, वो संभव नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, उसको तोड़ा, फिर उसको क्या किया, नया चीज आकार दिया। तो रखने पे आसानी कौन सा इनमें से, नया वाला ना। तो नवीनता लाए तो क्या बोले, और मध्य टूटा तो क्या बोले, और पूरा पत्थर यूज करे तो क्या बोले थे उसको। तो ऐसे नाम रखा गया है पत्थर के आकार। आया समझ में ये, हाँ छोटा सा बनाएंगे वहीं पे इसको, हेडिंग डालना पत्थर का नामकरण, पाषाण काल का नामकरण है ना। यही इनोवेशन है मानव का, ध्यान रखेंगे आप।
हो गया क्या? थोड़ा सा पत्थर के आकार को बनाना याद रहेगा, वो उसी के आधार पर नामकरण दिए हैं। मध्य टूटा है करके, नुकीला बना है, देखो वहाँ पे पत्थर के नाम अलग अलग होते हैं वहाँ पे भी, इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। चॉपर चॉपिंग बोलते हैं, माइक्रोलिथ आता है उसमें, हैंडेक्स आता है। हो गया सभी का? क्लियर है यहाँ तक पूरा ये? चलिए अब नीचे हेडिंग डालेंगे, पूरा पाषाण काल, अलग से लिखो, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक। अब मैं एक एक प्लेस को पढ़ा रहा हूँ कौन कौन से क्या मिला है। चलिए एक बार आप लोग बताएंगे, पूरा पाषाण काल में लोगों का काम क्या होता था? शिकार करना। और शिकार करने के लिए किसका यूज करते थे? पत्थर के औजार। निवास के लिए कहाँ रहते थे? गुफाओं में। तो आपको जो पुरातत्व अवशेष मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, वो क्या मिलेगा? पत्थर का औजार मिलेगा ना भाई। मानव जो चीज यूज करता है वही तो पता चलेगा ना। तो पत्थर से क्या मिलेंगे? औजार। कहाँ से मिला? तो सबसे पहला जगह का नाम लिख रहा हूँ, पल्लवदम। प्लेस का नाम क्या है? पल्लवदम। कहाँ पे है ये प्लेस? तो आप एक राज्य पढ़ेंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में है। खोज कब हुआ था? यहाँ से पहली बार डिस्कवर किया गया था 1863, 1863। खोजकर्ता कौन थे? डिस्कवर करने वाले कौन थे? उनका नाम याद करना आप सभी को, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक जियोलॉजिस्ट है, तो भूमि के नीचे जो रहता है उसको अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? जियोलॉजिस्ट। तो अध्ययन कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। किस जगह पे किया था? और मिला क्या था वहां से? क्या सोर्स मिला था? तो एक मिला था क्या? हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब हैंडेक्स, मतलब ऐसा पत्थर मिला है जिसको पकड़ के किसी चीज को कूटा जा सकता है, तो वो क्या कहलाया? हस्त कुठार। दूसरा जगह कौन सा यहाँ से मिला है? अतिरपक्कम। अतिरपक्कम ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु पे है। ये भी खोज कब हुआ? 1863 में। और इसको खोज करने वाले कौन है? एक नाम पढ़ेंगे, विलियम किंग। विलियम किंग। तो ये दोनों जगह कौन से राज्य में बोलेंगे तब? और दोनों में क्या मिला है? पत्थर के औजार। दोनों में क्या मिला है? पाषाण के औजार। पत्थर मत लिखना, पाषाण के औजार लिखना, स्टोन टूल्स करके, है ना। ये दोनों लिखेंगे पहले। पल्लवदम और अतिरपक्कम दो प्लेस हैं, दोनों से पत्थर के औजार मिले हैं या पाषाण के औजार, स्टोन टूल्स है। किसको मिला है मैंने बता दिया वहां पे, है ना। ठीक है, ये दो प्लेस लिख लीजिए, बाकी कल मैं कंटिन्यू करूंगा ना। कल बताएंगे भीमबेटका गुफा के बारे में, आज बस इतने पढ़ लीजिए आप। जो नया है उन लोग को समझ में आया? क्लास आज ही चालू हुआ है, कल बस बेसिक था, ठीक है। बताइए कोई डाउट होगा तो, ठीक है। लाइव क्लास